हाँ, आज की चर्चा का विषय है परमाणु संरचना। हम उस बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हमारे आसपास की हर चीज, हर पदार्थ टिका हुआ है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो सबसे फंडामेंटल लेवल। हमारा लक्ष्य ये जानना है कि आखिर ये परमाणु चीज क्या है, इसके अंदर क्या क्या है और ये सब हिस्से आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। हाँ। सोचिए, हवा से लेकर पानी तक और जिस डिवाइस पर आप ये सुन रहे हैं, सब इन्हीं नन्हे कणों का खेल है ना कमाल की बात। चलिए तो फिर परत दर परत इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले ये परमाणु है क्या, एकदम सरल शब्दों में? परमाणु देखिए, किसी भी रासायनिक तत्व की वो सबसे छोटी इकाई है जो उस तत्व के सारे गुण दिखाती है। सबसे छोटी इकाई? हाँ, इसे आप कह सकते हैं पदार्थ का मूलभूत निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक। हालांकि ये खुद भी और छोटे कणों से मिलकर बना है, मुख्य रूप से 3 तरह के कणों से। यानी किसी इमारत की ईंट जैसा, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा बुनियादी। हाँ, तो इसके अंदर क्या है? आपने कहा केंद्र में कुछ होता है। बिल्कुल, परमाणु के ठीक बीच में, उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटा लेकिन अत्यंत सघन, डेंस हिस्सा होता है। इसे कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक? हाँ, न्यूक्लियस। और हैरानी की बात यह है कि परमाणु का लगभग सारा वजन, सारा मास इसी नन्हे से केंद्र में समाया होता है और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक विद्युत आवेश। सारा वजन इतने छोटे से हिस्से में? जी हाँ, अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो मान लीजिए एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम एक परमाणु है। ठीक है। तो नाभिक उसके बीचों बीच रखे एक मटर के दाने जितना होगा। क्या बात कर रहे हैं, स्टेडियम में मटर का दाना? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतना वजन इतने छोटे से हिस्से में कैसे? तो इस नाभिक में होता क्या है फिर? अच्छा सवाल है। इस नाभिक के अंदर 2 मुख्य प्रकार के कण होते हैं। 2 तरह के? हाँ, पहले हैं प्रोटॉन। इन पर होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक प्लस विद्युत आवेश। प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज वाले? बिल्कुल। और यही प्रोटॉन किसी तत्व की पहचान तय करते हैं। मतलब किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होगी और उसी से तय होगा कि वो कौन सा तत्व है। मतलब प्रोटॉन की संख्या ही तत्व का आधार है? एकदम। जैसे सोने के हर परमाणु में हमेशा 79 प्रोटॉन होंगे, कम या ज्यादा नहीं। और कार्बन के हर परमाणु में हमेशा 6 प्रोटॉन। ये संख्या उस तत्व के लिए फिक्स है। ये तो हुई प्रोटॉन की बात। आपने कहा 2 तरह के कण होते हैं नाभिक में। हाँ, दूसरे कण है न्यूट्रॉन। जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, न पॉजिटिव न नेगेटिव, ये उदासीन होते हैं। तो फिर इनका काम क्या है? अगर इन पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये वहां करते क्या हैं? इनका काम बहुत जरूरी है। सोचिए, नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, सब पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो वो एक दूसरे को धकेलते होंगे, रिपेल करते होंगे। बिल्कुल, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो प्रोटॉन एक दूसरे को जोर से धकेलते हैं। यहीं पर न्यूट्रॉन काम आते हैं। ये एक तरह से गोंद का काम करते हैं। गोंद? हाँ, एक तरह से ये प्रोटॉनों के बीच लगकर एक बहुत शक्तिशाली बल, जिसे हम प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसके जरिए प्रोटॉनों को एक साथ बांधे रखने में मदद करते हैं। अच्छा। इससे नाभिक स्थिर बना रहता है, टूटता नहीं। अगर ज्यादा प्रोटॉन वाले नाभिक में न्यूट्रॉन ना हो तो वो प्रतिकर्षण के कारण तुरंत बिखर जाएगा। अच्छा, तो ये उदासीन कण नाभिक को स्टेबल रखते हैं, बिखरने से रोकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ठीक है, केंद्र में हो गया भारी नाभिक जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन आपने कहा परमाणु तो पूरा उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, आमतौर पर। तो ये आवेश का संतुलन कैसे बनता है? पॉजिटिव चार्ज तो है नाभिक में। सही, यहीं पर आते हैं तीसरे तरह के कण, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन? अच्छा, हाँ, ये बेहद हल्के कण होते हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले इनका वजन लगभग न के बराबर होता है और इन पर होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव माइनस विद्युत आवेश। नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का उल्टा। बिल्कुल। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ काफी दूरी पर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये तुलना थोड़ी समझने के लिए ठीक है, पर पूरी तरह सही नहीं है। ये ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं घूमते, बल्कि नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष ऊर्जा स्तरों या क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, जिन्हें हम ऊर्जा कोश या कक्षक कहते हैं।
एनर्जी शेल्स या ऑर्बिटल्स। आप इन्हें ग्रहों की तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमने वाला ना समझें, बल्कि ये धुंधले बादलों जैसे क्षेत्र हैं जहां किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ओह, तो ये प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स जैसे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। क्वांटम मैकेनिक्स इसे ऐसे ही डिस्क्राइब करती है। और जो बात आपने पूछी थी चार्ज बैलेंस की, हाँ, तो एक सामान्य उदासीन परमाणु में हमेशा प्रोटॉनों की संख्या जो पॉजिटिव हैं हाँ, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो नेगेटिव है बराबर होती है। बराबर, एकदम बराबर। जितने पॉजिटिव प्रोटॉन नाभिक के अंदर उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर। इस तरह परमाणु का कुल आवेश शून्य हो जाता है। न्यूट्रल। समझ गई, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, इससे एक और सवाल मन में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतनी दूर है और इतने हल्के हैं, तो वे वहां टिके कैसे रहते हैं? मतलब उड़ क्यों नहीं आते कहीं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब छिपा है विपरीत आवेशों के आकर्षण में। विपरीत आवेश मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, नाभिक में है पॉजिटिव प्रोटॉन और बाहर घूम रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, करते हैं। इसी खिंचाव को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यही बल इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के, आप कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण में बांधे रखता है, उन्हें परमाणु से दूर जाने नहीं देता। तो ये फोर्स ही है जो पूरे परमाणु को एक इकाई के रूप में जोड़े रखता है। कमाल है। तो प्रोटॉन तय करते हैं कि तत्व क्या है। सही। इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित करते हैं और शायद रासायनिक क्रियाओं में भी भाग लेते होंगे। बिल्कुल। और न्यूट्रॉन नाभिक को स्थिर रखते हैं। वाह। हाँ, और आपने जो कहा ना रासायनिक क्रियाएं, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती हैं। खासकर जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते ना, सबसे बाहर वाले। हाँ, उनकी संख्या और उनकी एनर्जी ही ये तय करती है कि कोई परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, या लेना चाहेगा, या फिर साझा करेगा, शेयर करेगा। केमिस्ट्री का पूरा खेल इन्हीं बाहरी इलेक्ट्रॉनों के लेन देन और साझेदारी पर टिका है। अणु और यौगिक ऐसे ही बनते हैं। समझ गई। तो ये हुई परमाणु की मूल संरचना। लेकिन आपने कहा था कि प्रोटॉन की संख्या तय करती है कि तत्व कौन सा है। क्या न्यूट्रॉन की संख्या भी हर तत्व के लिए फिक्स होती है? नहीं, यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। जबकि प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व के लिए हमेशा हमेशा समान रहती है, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है। मतलब एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन रख सकते हैं। ये कैसे? हाँ, बिल्कुल। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। हिंदी में समस्थानिक। हाँ, आइसोटोप। हाँ, आइसोटोप। क्योंकि प्रोटॉन संख्या वही रहती है, इसलिए तत्व नहीं बदलता, वो रहता वही तत्व है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने से परमाणु का द्रव्यमान यानी उसका वजन बदल जाता है। ओ, तो वजन अलग हो जाता है। क्या इसका कोई आम सा उदाहरण है जो हम जानते हो? हाँ, सबसे अच्छा और सबसे सरल उदाहरण है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। हाँ, हम जानते हैं हाइड्रोजन सबसे हल्का, सबसे सरल तत्व है। उसकी परमाणु संख्या 1 है, मतलब उसके नाभिक में हमेशा हमेशा एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन। लेकिन प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 मुख्य आइसोटोप पाए जाते हैं। 3 हाइड्रोजन के? जी हाँ। पहला है प्रोटियम, इसे हाइड्रोजन 1 भी कहते हैं। इसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं, जीरो न्यूट्रॉन। जीरो न्यूट्रॉन। हाँ, ये हाइड्रोजन का सबसे आम रूप है। हमारे यूनिवर्स का लगभग 99.98% हाइड्रोजन यही प्रोटियम ही है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन 2। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। हाँ, तो एक न्यूट्रॉन जुड़ जाने से ये प्रोटियम से थोड़ा भारी हो गया ना? हाँ, हो गया। ड्यूटेरियम, मैंने भारी पानी के बारे में सुना है। क्या इसका इससे कोई संबंध है? बिल्कुल, आप सही पकड़े हैं। ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाता है, D2O, हाँ, उसे उसे ही भारी पानी यानी हैवी वाटर कहते हैं। क्योंकि सामान्य पानी H2O की तुलना में इसका मॉलिक्यूल भारी होता है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका उपयोग कुछ खास प्रकार के परमाणु रिएक्टरों में होता है, न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पर, मतलब न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। और तीसरा आइसोटोप? तीसरा आइसोटोप है ट्रिटियम यानी हाइड्रोजन 3। इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। ये तो ड्यूटेरियम से भी भारी हो गया। हाँ, लेकिन ट्रिटियम की खास बात यह है
कि ये अस्थिर होता है, अनस्टेबल, और रेडियोधर्मी होता है। रेडियोधर्मी मतलब ये अपने आप टूटता रहता है, डीके होता है? हाँ, बिल्कुल। इसका नाभिक स्टेबल नहीं होता। समय के साथ ये क्षय होकर, डिके होकर दूसरे कणों में बदल जाता है और रेडिएशन छोड़ता है। ओह, इसी रेडियोधर्मिता के कारण इसका उपयोग परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रिसर्च में फ्यूल के रूप में होता है, और कुछ जगहों पर सेल्फ पावर्ड लाइटिंग में भी, जैसे कुछ घड़ियों में या एग्जिट साइन में। कमाल है। सोचिए, सिर्फ 1 या 2 न्यूट्रॉन जोड़ने या न जोड़ने से। तत्व तो वही रहा, हाइड्रोजन। हाँ, लेकिन उसके गुण कितने बदल रहे हैं। एक एकदम आम और स्थिर है, दूसरा थोड़ा भारी है और भारी पानी बनाता है, और तीसरा रेडियोधर्मी है ना आश्चर्यजनक। कैसे न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से सिर्फ द्रव्यमान ही नहीं बल्कि स्थिरता जैसे बुनियादी गुण में इतना फर्क आ जाता है। वाकई। और ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं है, लगभग सभी तत्वों के कई आइसोटोप होते हैं। कार्बन को ही ले लीजिए, कार्बन 12 सबसे आम है, स्थिर है, लेकिन कार्बन 14 रेडियोधर्मी है। कार्बन 14, ये तो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल सही। कार्बन 14 का इस्तेमाल पुरानी चीजों, जीवाश्मों की उम्र पता लगाने में होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी तेजी से डीके होता है। इसी तरह चिकित्सा में भी कई रेडियोधर्मी आइसोटोपों का उपयोग होता है, बीमारियों का पता लगाने के लिए, जैसे पेट स्कैन में, या फिर कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी के लिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या में ये छोटा सा बदलाव प्रकृति और टेक्नोलॉजी में कितने बड़े मायने रखता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, एक क्विक रिकैप करें, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? जरूर। हमने समझा कि परमाणु पदार्थ की मूल इकाई है। इसके केंद्र में एक छोटा भारी नाभिक होता है, जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। सही। और इस नाभिक के चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बहुत हल्के होते हैं ये। हाँ, प्रोटॉन की संख्या तत्व की पहचान है, एटॉमिक नंबर। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है न्यूट्रल एटम में, जिससे चार्ज बैलेंस होता है। और यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक व्यवहार तय करते हैं। हाँ, खासकर बाहरी इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन वो नाभिक को स्थिरता देते हैं, उसे बिखरने से रोकते हैं। जी। फिर हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय बल वो खिंचाव है जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव नाभिक से बांधे रखता है। एकदम। और आखिर में आइसोटोप, यह एक ही तत्व के अलग-अलग वर्जन है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। इससे उनका वजन और गुण जैसे स्थिरता या रेडियोधर्मिता बदल सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे इन मुट्ठी भर कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कुछ बेसिक फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से ही हमारे आसपास मौजूद हर चीज बनती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनकी इतनी सारी वैरायटी। सही में प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल की है ना? परमाणु संरचना की ये समझ ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, इन सब की नींव है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए, श्रोताओं के लिए। हाँ। ये कितना दिलचस्प है कि नाभिक के भीतर सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या का सही संतुलन ही ये तय करता है कि कोई तत्व स्थिर रहेगा या रेडियोधर्मी होकर ऊर्जा छोड़ेगा। स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के बीच प्रकृति का ये जो महीन धागा है, ये कहाँ और किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता होगा? अच्छा पॉइंट है। क्या ब्रह्मांड की बड़ी घटनाओं में, जैसे तारों का बनना, उनका जलना, उनका खत्म होना, क्या उनमें भी इन नन्हे कणों के संतुलन की यही कहानी दोहराई जाती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। पदार्थ के इन मूलभूत कणों की दुनिया में इस सफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।